नमस्कार साथियों। आज बहुत दिनों के बाद लाइव आने का दिल करा, सोचा आप लोगों से बात करूं। देखिए, आज हमारे सामने देश का माहौल क्या है। जनता बहुत परेशान है, पूरे देश में त्राही त्राही हो रही है और कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन ये कोरोना किस वजह से है, कौन है इसका जिम्मेदार? आज देश के अंदर इतनी मौतें हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारें बिल्कुल फेल हो चुकी है, सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। मैं बात करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी अपना नया घर बना रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए का। मैं पूछना चाहता हूं, आज देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है, जनता परेशान है, लोगों पर रोजगार नहीं, और मोदी साहब को आज अपना घर बनाने से फुर्सत नहीं। क्या पुराना घर उनका जर्जर हो चुका है? क्या पुराना घर रहने के लायक नहीं रहा? देश के आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो सब के सब 7 रेस कोर्स में रहे हैं। उस घर में आज भी कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी से लेके किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मोदी साहब को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आज नया घर उनको बनाना पड़ रहा है? ऐसे माहौल में एक तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे लोग हमारी मदद करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब ऐसे दिन हमारे आ गए जिन देशों को हमने बनाया, जिन देशों की हमारे सामने औकात नहीं है, आज वो देश हमारी मदद करने के लिए बोल रहे हैं। और मोदी साहब आज कहाँ हैं आप? मन की बात करके आप कहाँ चले गए? आज देश के हालात आपके सामने हैं, इतनी जनता मर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? शमशान घाट में, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है। यूपी के हालात भी आपने देखे होंगे कि गंगा नदी के अंदर लाशों के अंबार लग गए, लकड़ियां कम पड़ गई है। आज कहाँ है गंगा का बेटा? क्यों आज लोगों को नहीं देखा जा रहा? जिस जनता के वोट से आज आप शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं, सरकार बना के बैठे हैं, उस जनता की शुद्ध बुद्ध लेने वाला आज कोई नहीं है। साथियों, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आज हालत ठीक है? हर आदमी घबराहट के मारे, डर के मारे घर में बैठा हुआ है। लोगों को बोला जाता है कि घर से मत निकलो, लेकिन मोदी साहब आप 13,000 करोड़ के घर बनाने जा रहे हैं। किस लिए, क्या कारण है कि आपको लगता है कि आप 2025 में दोबारा आने वाले हैं? 2024 में दोबारा आपकी सरकार बनेगी, उस घर में आप रहेंगे? किस लिए, क्यों सरकारी पैसा इतना बर्बाद किया जा रहा है? आप एक के बाद एक बैंक को बेचे जा रहे हैं। अभी IDBI बैंक आपने बेच दिया, उससे पहले सारे सरकारी जितनी हमारी संस्थाएं हैं वो आप बेच चुके हो। केंद्र शासित जितनी सरकारी संस्थाएं हैं सब बिक चुकी है। अभी शिव कुमार जी, इरफान खान, अगर आप सब लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में अपनी बात रख सकते हैं, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आज बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिलना हुआ, आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालात इतने ख़राब है देश के। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि पीछे दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, और केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही। क्या ऐसे दिन उस वक्त थे? क्या ऐसे दिन हमने देखे थे? जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश पे एक बहुत बड़ा ग्रहण लग गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया तो इन्होंने सबसे पहली रैली अपनी उत्तराखंड के अंदर की। उत्तराखंड में उस टाइम पे आपको याद होगा कि केदारनाथ पे एक बहुत बड़ी त्रासदी आई और हजारों की संख्या में लोग मर गए। मुझे याद है मैंने उस टाइम बोला था कि दोस्तों कि ऐसे प्रधानमंत्री को बीजेपी ने पेश किया और उसने सबसे पहले अपनी रैली की और वहाँ पे हजारों लोग मर गए। मतलब देश के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती आ चुकी है। अगर गलती से ये आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक के बाद एक देश के ऊपर ग्रहण लगता चला गया। उन्होंने नोटबंदी करी, उन्होंने एक नारा दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। नोटबंदी करके पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। क्या देश के लोग सुखी थे? उस नोटबंदी से देश को क्या फ़ायदा हुआ? देश की जनता को क्या फ़ायदा हुआ?
उन्होंने बोला मुझे 50 दिन दे दो, 50 दिन, और 50 दिन के अंदर मैं देश को सुधार दूंगा, मैं देश की इकोनॉमी को ठीक कर दूंगा, मैं देश को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दूंगा। साथियों, क्या हुआ? रिजल्ट आपके सामने। हर आदमी को 15-15 लाख रुपए दूंगा, नहीं दिए। मिले किसी को 15 लाख? काला धन लेके आऊंगा, कहां है आज काला धन? कहां है आज अच्छे दिन? क्यों इतनी जनता मर रही है? अगर आज आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, अगर आज आप किसी शमशान घाट कब्रिस्तान में चले जाएं, तो आप खुद देखेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जनता की इतनी परेशानी है, इतने परेशान लोग हैं। आज किसी ना किसी का कोई जानकार, आप फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे, किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का कोई दोस्त यार, हर दूसरे दिन किसी ना किसी मौत की खबर हमें सुनाई देती है। इतनी मौतें कभी हुई है? आज क्यों मोदी जी टीवी पर आकर थाली और ताली क्यों नहीं बजवा रहे? आज कहाँ हैं जो मोदी जी ने दिए जलवाए थे पिछले लॉकडाउन में? कहाँ हैं आज मोदी जी? आज का देश की जनता को आत्मनिर्भर बना दिया आपने। अपने आप मतलब खुद इंसान अपनी रक्षा करे। आप कहाँ चले गए मोदी जी? देखिए, हमने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना और दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री को चुना कि आज जनता मरने पर निर्भर हो गई। चारों तरफ किस तरह की खबरें हमें सुनाई दे रही है। रात दिन हम भगवान को याद कर रहे हैं, ऊपर वाले को याद कर रहे हैं कि ऊपर वाला हमें बचाए, लेकिन दोनों सरकारें हमारी आंखें मूंद कर बैठी हुई है। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मोदी साहब, 13,000 करोड़ के घर का आप क्या करेंगे? एक 8400 करोड़ रुपए का ये अपना चार्टर्ड प्लेन भी लेकर आए हैं। आपको बता दूं मैं, क्या आपने सुना कभी इतिहास में कांग्रेस के बहुत सारे प्रधानमंत्री बने? क्या किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने आज तक कभी भी क्या अपना कोई पर्सनल प्लेन लेकर आया? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए, राजीव गांधी लेकर आए, इंदिरा गांधी लेकर आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए, लाल बहादुर शास्त्री लेकर आए? नरेंद्र मोदी 8,400 करोड़ रुपए का प्लेन लेकर आए, जबकि इकोनॉमी देश की खत्म हो चुकी है। देश के लोगों में त्राही त्राही, गरीब आदमी और गरीब हो चुका है, खाने के लाले पड़ गए हैं लोगों को। मिडिल क्लास आदमी अपनी इज्जत बचाता फिर रहा है। व्यापार नहीं है लोगों के पास, नौकरी नहीं है लोगों के पास। हर आदमी आज की डेट में परेशान है। लेकिन इनको आज अपना 13,000 करोड़ का घर बनाना है, जनता के पैसों को बर्बाद करना है। इनको क्या करना है? इनको अपना क्या नाम है, चार्टर्ड प्लेन में घूमना है और अपने मन की बात करनी है। जनता की नहीं सुननी, लोगों की नहीं सुननी, जनता की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ हिंदुत्व की बात करनी है। क्या इससे देश चलेगा? कब तक हिंदू मुसलमान आप चलाएंगे? कब तक हिंदू मुसलमान के नाम पे आप देश की जनता को कब तक गुमराह करेंगे? कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे आप? ये मुझे बता दो। हम कब तक बेवकूफ़ बनेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पे? क्या धर्म के नाम से देश चलता है? इस तरह से देश चलता है? आप देश के युवाओं के लिए क्या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ये बताएं। देश के अंदर कोरोना बीमारी कैसे खत्म होगी, आप ये बताएं। क्यों नहीं आ रहे आप टीवी पर? और आपको तो बहुत शौक है टीवी पे आने का, सारी मीडिया आपकी वाह करती है। आज भी देश की मीडिया आपको गलत दिखाने के लिए तैयार नहीं है। आज भी देश की मीडिया आपको सही दिखा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस मीडिया को कौन सी घुट्टी आपने पिलाई है। मोदी साहब, मैं जानना चाहता हूं आपको, अंबानी अडानी जैसे लोग आपके साथ हैं, पूरी देश की मीडिया उन्होंने आपको दे दी और आपने धीरे धीरे पूरा देश उनको आप दिए जा रहे हैं। ये काम आज आप कर रहे हैं। क्या इस दिन के लिए देश की जनता ने आपको वोट दिया था? मैं पूछना चाहता हूं, ये कोरोना जो बीमारी है, महामारी है, ये हमारे देश के अंदर आई कैसे? ये कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है, ये इंसान ने पैदा करी है, जो चाइना से हमारे देश में आई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नमस्ते ट्रंप से पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था। राहुल गांधी जी ने बोला था कि मोदी जी, पूरी दुनिया में कोरोना बीमारी फैल रही है, अभी हमारे देश के अंदर नहीं आई है। अगर आप इस पे ध्यान दें तो इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। उस टाइम पे हमने बोला था इंटरनेशनल फ्लाइटें अगर हम रोक दें, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो इस कोरोना को लेकर हमारे देश में आ रहे हैं। और जो लोग वहाँ पर उस टाइम पे इंटरनेशनल फ्लाइट से हमारे देश के अंदर आए और एयरपोर्ट से ही उन लोगों को अगर हम उस टाइम पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते तो शायद आज देश के ये हालात नहीं होते। लेकिन आपको नमस्ते ट्रंप करना था, आपको दोस्ती निभानी थी ट्रंप से, आपको देश की जनता से कुछ नहीं लेना, आपको हिंदुस्तान से कुछ नहीं लेना, आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे देश से वोट लेना है और उसके बाद अपनी चलानी और देश को बेचना है। ये काम आपका है। ठीक है मोदी जी,
आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, नमस्ते ट्रम्प किया, पूरी दुनिया से आदमी यहाँ पर आए और देश के अंदर कोरोना बुरी तरह फैल गया। उसके बाद आप लॉकडाउन लगाते हैं, लॉकडाउन के बाद आप रोज़ मन की बात, कभी कहते हैं थाली बजाओ, कभी कहते हैं ताली बजाओ, कभी कहते हैं घंटी बजाओ, कभी कहते हैं टॉर्च जलाओ, दीपक जलाओ, सब काम अपने लोगों से कराए। और आपके अंधभक्त सड़कों पर निकल कर डांस कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा तीर उन लोगों ने चला लिया, क्या काम उन लोगों ने कर लिया। क्या चाहते हैं मोदी जी आप? देश की जनता से क्या चाहते हैं? देश की जनता ने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया कि आज उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं? इस दिन के लिए आपको वोट दिया। अनिल दहलवी जी बोलते हैं मदारी को देश सौंप दिया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह से कि हकीकत में आज मदारी को देश सौंप दिया। एक मदारी डमरू लेके पूरे देश को चला रहा है, वो डमरू बजाता है और अंधभक्त नाचते हैं। मेरी कई अंधभक्त मुझे फेसबुक पे गालियाँ लिखते हैं, गंदी गंदी ऊट पटांग बातें लिखते हैं और बोलते हैं कि अगर 200 रुपये पेट्रोल हो जाएगा तो भी मोदी को वोट देंगे। मेरा मानना है ऐसे लोगों ने ही देश को डुबोया है। जो ये अंधभक्त है ये देश के दुश्मन है, देश के गद्दार है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं डरता। सच्चाई को मैं उजागर करके रहूँगा। अगर देश की मीडिया देश की जनता को सच्चाई नहीं दिखाएंगी तो मेरे जैसे दीपक वशिष्ठ जैसे लोग बाहर आएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और देश को सच्चाई का आईना जरूर दिखाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम सच्चे देशभक्त हैं। मैं बता दूं आपको, आप देशभक्त नहीं हो। आप नागपुर के अंदर अपने हेडक्वार्टर पर, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर तिरंगा झंडा नहीं फहराते हो, और लेकिन हम देश का तिरंगा अपने दिल के अंदर लेके चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आप मुझे गंदी गंदी गालियाँ लिखो या मेरे बारे में शब्द बोलो या मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन इन अंधभक्तों को कहना चाहता हूँ जब देश नहीं बचेगा तो बेटा तुम भी नहीं बचने वाले। ध्यान रखना इस बात को, तुम भी नहीं बचोगे जब देश नहीं बचेगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। लेकिन देश की जनता की आज आंखें खुल रही है। मोदी साहब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आज आपने आंखें नहीं खोली तो ये देश, जब आने वाली जो नस्लें हमारी, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, वो आपको हमेशा कोसेगी। आप हमेशा प्रधानमंत्री रहने वाले नहीं हो। कोई भी जिसने इस धरती पर जन्म लिया, अनंत कोई नहीं है, अंत सबका आना है, एक दिन अंत सबका आता है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया है, लेकिन वो भी अपना शरीर त्याग के ऊपर गए हैं। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है कोई रहने वाला नहीं है। मोदी साहब आपको गलतफहमी है। आप सोचते हो 13,000 करोड़ का घर बनाकर आप बहुत बड़ा तीर चला रहे हो। 13,000 करोड़ के घर में आप जनता के पैसे से ऐसे ले रहे हो। 8400 करोड़ रुपए का प्लेन में आप घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। देश का प्रधानमंत्री 8400 करोड़ का प्लेन खरीदता है, ऐसे टाइम पे खरीदता है जब देश का युवक बेरोजगार है। आज की डेट में किस युवक को आप मुझे बता दें कितनी नौकरी आपने देश के अंदर निकाली? आपने एक नारा दिया था 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 5 साल में 10 करोड़ नौकरी। मैं पूछना चाहता हूं जो आपके बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसके अंदर है ये चीज़, और आपने अपनी हर रैली में बोली। कहाँ है आज 10 करोड़ नौकरी? आपने 10 करोड़ नौकरी छोड़ो, कम से कम 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज लोग रोटी खाने पे मजबूर है कि उनको रोटी कहाँ से मिलेगी सोचने पे मजबूर है, नहीं मिल रही उनको। समझे बात को मोदी जी? आपने देश को बर्बाद कर दिया। कौन से जन्म का बदला आप हिंदुस्तान से ले रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। कौन से जन्म का? इस देश ने आपको क्या बिगाड़ा? आपको भरपूर वोट दिया, पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनाई, दिल से लोगों ने आपको वोट दिया, लेकिन आपने देश को क्या दिया? आज देश को आपने बर्बाद कर दिया। मोदी जी मेरी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, अगर 1% भी आप देश की जनता का भला चाहते हैं, 1% भी, तो प्लीज़ आप इस्तीफा दे दें, छोड़ दे गद्दी। आपके बस की नहीं है देश संभालना, आपके बस की नहीं है। हम आपको 13,000 करोड़ रुपए का घर दे देंगे, देश की जनता आस्ते आस्ते दे देगी, लेकिन अगर आप आज इस्तीफा देते हैं, ये घर आप अपने नाम करवा लो और रह लो, लेकिन इस्तीफा दे दो। हम चला लेंगे देश। देश की जनता देश चलाना जानती है। हम ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो हमारे देश के बारे में सोचेगा और देश की खुशहाली के बारे में सोचेगा, देश के युवाओं के बारे में सोचेगा, देश के गरीबों के बारे में सोचेगा। आपका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको उद्योगपतियों के अलावा कुछ दिखता नहीं है। आप रात दिन अंबानी, अडानी जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं। देश की जनता के बारे में आप क्या सोचते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। बीच में पिछले लॉकडाउन में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, मोदी जी ने बोला 20 लाख करोड़ का पैकेज, और बड़ा लंबा उन्होंने भाषण दिया, बहुत लंबा भाषण दिया उन्होंने। लेकिन
20 लाख करोड़ में से कोई देशवासी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई एक आदमी मुझे बता दे किसी के हाथ में 1 रुपया भी आया है? कहाँ है वो 20 लाख करोड़ रुपया? कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ रुपया? कौन सा पैकेज आपने किसको दिया वो 20 लाख करोड़ रुपया? मोदी जी, आपने पूरे देश से एक प्रधानमंत्री, एक चीज और बताना चाहता हूं आपको मैं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है और देश के प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जब से लेके आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड एक बना हुआ है जिसमें लोग अगर दान देते हैं तो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में चला जाता है। अब नरेंद्र मोदी जी ने एक नई चीज लेकर आए, प्रधानमंत्री केयर फंड। उस प्रधानमंत्री केयर फंड पे इन्होंने एक कानून बना दिया कि आप पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते, आप उस प्रधानमंत्री केयर फंड पे आरटीआई भी नहीं लगा सकते, और पूरे देश के लोगों से इन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड में दान ले लिया। वो दान किस लिए लिया? कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी साहब आप ये बताएं, प्रधानमंत्री जो केयर फंड है उसका पैसा कहाँ है? अरबों रुपए की तादाद में वो पैसा आपके फंड में आया, कहाँ है वो पैसा? आप कोरोना की, हमें देश की जनता जानना चाहती है कि आप उस पैसे को कोरोना के रूप में कहाँ पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं? देश के गरीबों के जो आर्थिक, जिनकी क्या नाम आज मजबूरी है, जो गरीबी के कारण बहुत परेशान है, कौन से उनको अपने अकाउंट में 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए। हमने एक मांग रखी थी कि मोदी जी इतना पैसा आपके पास आया है, आप कम से कम देश के गरीबों के छांट लो, आप उनको आप सर्वे करा लो कि जो हकीकत में गरीब है, जिसको ज़रूरत है, आज जिनको रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, जो बेचारे मांग मांग के रोटी खा रहे हैं, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों को आपने भिखारी बना दिया। कम से कम उनके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आप डाल दें, 10-10 हज़ार रुपये, सॉरी 10-10 हज़ार रुपये हर महीने आप उनके अकाउंट में डालें। 10 हज़ार रुपये से उसका परिवार चलेगा। हमने आपके आगे मांग रखी थी, लेकिन आपने हमारी मांग ठुकरा दी। देश की जनता की मांग है, आप प्रधानमंत्री केयर फंड का सारा पैसा कहाँ है आज? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यों आप प्रधानमंत्री केयर फंड के पैसे को क्यों देश की जनता को नहीं बताना चाहते? क्यों उसमें आपने आरटीआई की ताकत क्यों नहीं दी कि मैं 10 रुपये की आरटीआई लगाता हूँ और प्रधानमंत्री केयर फंड के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो पैसा कहाँ है, कहाँ गया वो पैसा? वो कोरोना महामारी के लिए आपने देश के लोगों से लिया, दान के रूप में लिया, और फिर वो पैसा आपने कहाँ लगाया? देश की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ने उसमें पैसे डाले। बड़े बड़े लोगों ने कहा जी मैंने 2 करोड़ रुपये दे दिए, किसी ने कहा मैंने 6 करोड़ दे दिए, किसी ने कहा मैं फलाने करोड़ दे दिए, किसी ने मैंने इतने लाख दे दिए। वो सब मोदी जी के अकाउंट में पहुंच गया, प्रधानमंत्री केयर फंड में। और आज देश का कोई मंत्री, देश के प्रधानमंत्री बताने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो पैसा कहाँ है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी आपसे, जब 1 साल का पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन में पूरा 1 साल हो गया, 1 साल का टाइम पीरियड आपके पास था, पूरी दुनिया के अंदर आज शांति है, पूरी दुनिया ने अपने अपनी कंट्रियों के अंदर कोरोना पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमारी सरकार ने क्यों कंट्रोल नहीं किया? मैं बताना चाहता हूं आपको। आपने बंगाल में जाके चुनाव लड़ा, पूरी ताकत, पूरी भारत सरकार बंगाल में जाके चुनाव लड़ रही है, पूरी भारत सरकार, और आपने बिल्कुल भी कोरोना महामारी की तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि फिर राहुल गांधी ने बोला आपको, राहुल गांधी जी ने आपसे कहा कि देश के अंदर सुनामी आने वाली है कोरोना की, लेकिन आपने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने बोला, देश के वैज्ञानिकों ने बोला, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आपको बंगाल चाहिए था और बंगाल में आप बुरी तरह हार गए। अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बता दूं मैं आपको। आप देश के लोगों को, देश की जनता को परेशान कर लो, जितना परेशान कर सकते कर लो, लेकिन मोदी जी अनंत नहीं हो आप, अंत सबका आता है। बताना चाहता हूं आपको मैं, इस देश के अंदर कोई ऐसा नहीं है जिसने जन्म लिया उसका वो अनंत है, अंत सबका आएगा। आपने जो किया है वो बहुत अच्छा नहीं किया आपने। आज देश के लोगों को मरने पे छोड़ दिया आपने। दिल से हाय आप लोगों की ले रहे हैं। हमें पता है, परसों मेरा एक दोस्त, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त, जो मेरा परिवार का सदस्य था, परसों चला गया। वो किस कारण गया? उसको इलाज अच्छा नहीं मिला, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। बहुत मुश्किलों से मैंने फ़ोन कर करके, बहुत अप्रोच लगा के एक जगह उसको बेड दिलाया, लेकिन वहाँ पे सही इलाज नहीं हो पाया। उसको आईसीयू बेड की ज़रूरत थी, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। डॉक्टरों ने अच्छा इलाज नहीं किया। मैं डॉक्टर की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन इलाज वहाँ नहीं हुआ उसका। ये क्या कारण है? ये सब क्यों मोदी जी आपने ध्यान नहीं दिया?
जब सारे देश के बड़े लोग बोल रहे हैं कि कोरोना की सुनामी आ सकती है, आप अपनी तैयारी करके रखो, क्यों देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ी? जब आपको बोला कि देश के अंदर सुनामी आने वाली है, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी देश की ऑक्सीजन सारी बाहर कंट्रियों को बेचने पे लगे हुए थे। इन्होंने पाकिस्तान को, भूटान को, बांग्लादेश को पता नहीं कितनी ऑक्सीजन दे डाली, जबकि दुनिया में सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर है। और आज हमारे देश की जनता ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रही है। कौन इसका जिम्मेदार है, आप ये बताएं। हम किसको जिम्मेदार माने? क्या देश की जनता जिम्मेदार है? क्या देश की जनता ने ऑक्सीजन बाहर बेची है? किसने भेजी, बताइए आप मुझे। मोदी जी, देश देख रहा है और ऊपर वाला भी देख रहा है। हम ऊपर वाले को मानने वाले लोग हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है और देश भी देख रहा है। इसका जवाब इसी धरती पे आपको देना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कैसे गए आपको मालूम है? कितना लंबा पीरियड, कितना लंबा टाइम उन्होंने बिस्तर पे गुजारा। क्या ऐसी मौत चाहते हैं? अरे कुछ दान पुण्य कीजिए, देश की जनता का भला कीजिए। 13,000 करोड़ के घर में क्या करेंगे? आदमी एक कमरे में अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। क्या करेंगे इस 13,000 करोड़ से? आप कितने गरीबों का भला कर देंगे, सोचा आपने? वो कितनी दुआएं देंगे आपको? मैं अपनी बता देता हूँ, मैं अगर किसी का छोटा सा काम मैं करा देता हूँ और वो जब मुझे थैंक यू या धन्यवाद बोलता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। करोड़ों रुपये कोई दे दे, उससे ज़्यादा सुकून जब मिलता है जब कोई मुझे थैंक यू बोलता है। मोदी जी, मुझे समझ में नहीं आता, इस उम्र में आप 13,000 करोड़ के घर में रहेंगे? क्या चाहिए आपको? आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी की सारी हिस्ट्री मैंने आपको बताई, इस देश की सरकार की मैंने आपको बताई। आज बहुत दिनों बाद आपके बीच में लाइव आया हूँ और बीच बीच में लाइव में आता रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन आपका होगा, आप लाइव में मेरे से क्वेश्चन अगर पूछेंगे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सुनील बेटल जी बोलते हैं इनका पूरा सिस्टम एक औरत से हार गया। मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ, क्योंकि पूरी भारत सरकार बंगाल के अंदर सुनील जी चुनाव लड़ रही थी। वहाँ पे ईडी चुनाव लड़ रही थी, वहाँ पर सीबीआई चुनाव लड़ रही थी, वहाँ पर इनकम टैक्स चुनाव, वहाँ पर पूरी भारत सरकार, सारे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये लोग चुनाव लड़ रहे थे और अकेली औरत के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन ये भूल गए कि अकेली औरत के साथ दुर्गा माता होती है। हमारे देश के अंदर औरत को दुर्गा के रूप बोला जाता है और इन्होंने उसके बारे में बहुत उटपटांग बोला, बहुत इन्होंने सिस्टम चलाया, बहुत कार्रवाई करी, कभी सीबीआई की रेड, कभी ईडी की रेड, उस औरत पे इनको कुछ मिला नहीं। सुनील जी, आपकी बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूँ और एक औरत ने पूरी भारत सरकार को हरा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अकल नहीं आ रही है। ये अब भी सुधरने वाले नहीं हैं, ये समझने वाले नहीं हैं। इनको देश की जनता ही सुधारेगी। वक्त आएगा, बहुत जल्दी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी वक्त आएगा। अब की बार देश की जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली। हमें मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, पहले हमें रोजगार चाहिए, सबसे पहले युवाओं को काम चाहिए, हमें बीमारी से छुटकारा चाहिए, हमें कोरोना से छुटकारा चाहिए। आप मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों का बेवकूफ़ बनाते रहते हो। कभी कहते हो मंदिर बनाएंगे, कभी फलाना बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे। इस तरीके से देश चलने वाला नहीं है। देश चलाने के लिए मोदी साहब, आपको बता दूं मैं, देश चलाने के लिए युवाओं को नौकरी देनी पड़ती है, महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ता है, देश की गरीबी को मिटाना पड़ता है, देश को बीमारी से बचाना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ता है। और आप क्या करते हैं? आप देश को बेचे जा रहे हैं। ऐसे वक्त में भी, मतलब जब तक बंगाल का चुनाव चला तो पेट्रोल पे, डीजल पे रेट नहीं बढ़ा, और जहाँ इलेक्शन ख़त्म हो गया, चुनाव ख़त्म हो गया, उसी दिन आपने पेट्रोल और डीजल पर रेट बढ़ा दिया। आज दिल्ली में 92 का रेट हो गया है। आप चेक करना इस बात को कि जब तक चुनाव चला 1 रुपये भी पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ फिर दोबारा से रेट बढ़ने शुरू हो गए। मतलब लोगों के पास आज घर में पैसा रखा है। मोदी जी क्या चाह रहे हैं आप देश की जनता का खून चूसना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? लोग अपने घरों बैठे हैं, सबकी दुकानें बंद है, सबकी इंडस्ट्रियाँ बंद है, सबके काम धंधे बंद है, सबकी नौकरियां छुटी हुई है, लोग कैसे खर्चा चला रहे हैं। लेकिन आपको पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ाने हैं, आपको महंगाई बढ़ानी है, आपको सब्जियों पर रेट बढ़ाने हैं, आपको राशन पर रेट बढ़ाने हैं, आपको हर चीज़ पर रेट बढ़ाने हैं। क्या चाहते हैं आप? और वो पैसा कहाँ? वो पैसा मोदी जी 13,000 करोड़ का घर बना रहे हैं, फिर कोई अपना 10,000 20,000 करोड़ का कोई आलीशान अपना फार्म हाउस बनाएंगे 50 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद 8400 करोड़ का प्लेन लाए, फिर दुनिया में कोई नया प्लेन आएगा 20,000 करोड़ का, फिर ये पैसा वहाँ लगाएंगे। लेकिन देश की जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है।
करण कुश शर्मा, आपने हमारे मन की बात कही, बहुत बढ़िया। करण भाई, मन की बात नहीं, ये देश की बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये बिल्कुल देश की बात है। पिंटू नागर जी भी यस बोल रहे हैं। आप सब लोग मेरे साथ हैं और मैं आप सबके साथ हूँ। सबको आज अपने अपनी फेसबुक पर आवाज़ उठानी चाहिए, देश को जगाना चाहिए, क्योंकि देश की मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रही है। सच्चाई नहीं दिखा रही देश की मीडिया, बिल्कुल भी बता दूं आपको मैं। टीवी बंद करो और अपनी सोशल मीडिया पे, अपनी फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर सब लोग ऐसी आवाज़ उठाए, तभी सरकार को हम भगाने का काम करेंगे। अगर देश की जनता हमारे जागने से जगती है, मेरे अकेले बोलने से अगर 100-200 आदमी जगते हैं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूँ। हम झूठ के साथ नहीं हैं, हम सत्य के साथ हैं। हम सत्य बात बोल रहे हैं। आज क्यों कोरोना इतना फैला हुआ है, क्यों इतनी मौतें हो रही है? मेरे पास ज़िंदगी में आज तक मैं आपको बता दूं, कभी भी शमशान घाट के लिए सिफारिश नहीं आई, लेकिन आज शमशान घाट के लिए, कब्रिस्तान के लिए मेरे पास सिफारिश आ रही है। मुझे, मेरी आंखों में पानी आ गया जब मुझे शमशान घाट बुलाया गया। वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था एक, हाउसफुल पे, मतलब गेट पे शमशान घाट के पंडित जी खड़े हुए हैं और वो बोल रहे हैं, भैया यहाँ जगह नहीं है, हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। डेड बॉडी लेके लोग बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं शाम से पहले नंबर नहीं आएगा। कमाल की बात हो गई यार। मतलब दुनिया को आज तक हमने राशन की लाइनों में, पता नहीं क्या नाम, कहाँ का लाइनों में हमने लगे हुए देखा, शराब की, ठेकों की, फलाना की, लेकिन पहली बार शमशान घाट की लाइनों में लगे हुए मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। मोदी जी, क्या दिन दिखाना चाहते हैं आप? ये क्या दिन दिखा दिया आपने देश की जनता को? कभी सोचा आपने? कमाल हो गया, बिल्कुल हद हो गई। बिल्कुल ऐसे देश चलने वाला नहीं है, ऐसे देश नहीं चलेगा। आप भूल जाते हैं बार बार कि देश की जनता जिस दिन जाग जाएगी ना, उस दिन आपको देश छोड़ के भागना पड़ जाएगा, और वो वक्त बहुत जल्दी आ रहा है। हम हिंदू मुसलमान में ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। ये देश की जनता है, हमारी देश की जनता बड़ी भावुक है, दिल से चलती है हमारी देश की जनता, लेकिन आप उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और अब ये बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। जैसे हालात आपने दिखा दिए, जैसे दिन आपने दिखा दिए हैं, भगवान ना करे ऐसे दिन कभी किसी और को देखने को मिले। आज मुझे बता दे, पूरे देश के अंदर एक आदमी मुझे दिखा दें जो ये कह दे मैं आज सुखी हूँ। जब से नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है, मैं सुखी हूँ। जब से मोदी ने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की शपथ ली है, मैं सुखी हूँ। कोई दिखा दे पूरे देश के अंदर, मुझे कोई नहीं दिखता आज की डेट में। सब परेशान है। साथियों, मैं बीच बीच में आपके बीच में लाइव आऊँगा और आपके जो क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरी हाथ जोड़ कर आपसे विनती है, जिस तरीके से मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, आप सबका अधिकार है, हम सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। विनोद चौहान जी, नाइस सर, सब वैक्सीन दिल्ली में ले रहे हैं। दिल्ली को वैक्सीन ज़्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि एनसीआर ही लोग हैं। बिल्कुल विनोद चौहान जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि इसका इलाज सिर्फ वैक्सीन है, अभी कोई इसकी बीमारी की दवाई नहीं बनी, लेकिन कम से कम सब लोग नियम का पालन करते हुए वैक्सीन ज़रूर लें। जो कम से कम वैक्सीन से कुछ तो बचाव हो रहा है ना, इस चीज़ को मानते हैं, तो सबको वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है साथियों, फिर बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा, अपनी बातें रखूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।